हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। फैराडे के नियम क्या होते हैं, इनको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट थर्ड है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन में हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, इंग्लिश में डाल देता हूँ मैं हेडिंग, आप चाहो तो लिख लेना, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग वगैरह सब इंग्लिश में डाले करो। फैराडे, ठीक है, फैराडे, ठीक है, फैराडेस लॉ। ओके सर, चलिए फैराडेस लॉ ऑफ, क्योंकि दो नियम होते हैं ना तो लॉस लगाया, फैराडे लॉस। ठीक है, ध्यान देना बेटे। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्ट में लिख दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है, ओके सर, ओके। लो, आप चाहो तो लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। ठीक है, ओके। कितने नियम होते हैं सब ने पढ़ रखा, सब 12th क्लास पास करके आए हैं, पर याद नहीं होगा। दो नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं बेटे? फैराडे के दो नियम होते हैं। ठीक है सर, दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताओ जल्दी। दो नियम होते हैं, पर होते कौन कौन से हैं? अरे सबर रखो बेटे, सबर रखो। पहला नंबर ज़रा ले रहे हैं हम, पहला नंबर आता फर्स्ट लॉ। ठीक है, FIRST। ठीक है सर, प्रथम नियम क्या होता है वो बताओ आप। अच्छा ठीक है, दो लाइन में पूरे का पूरा नियम फिनिश पढ़ा है ना आपने, कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उस परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म में इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो जरा समझाता हूँ, ध्यान रखो जरा। ओके, E = यही है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये -k d∅b। ठीक है, और अपोन में कितना आ जाएगा बेटा? dt आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। और यही क्या है हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। ज़्यादा में लिखवाने वाला हूँ नहीं, इसी से आप समझ जाओगे। ज़्यादा में लिखवाने वाला हूँ नहीं, इसी से आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। अब ये बता क्या रहा है? ये नियम बताता है आपसे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या ये नियम आपको याद नहीं होगा? अरे यार क्यों याद नहीं होगा? एक छोटा सा नियम है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ये मिजाज, ये किरदार और अदाकारी है बस दिखाने के लिए। हर शख्स एक हंसी रखता है 100 दर्द छिपाने के लिए, समझ लो। बस वो कहानी आपको कर देना है कि यार इस नियम के अनुसार, ध्यान देना, इस नियम के अनुसार, छोटा सा नियम है बच्चों वाला, इस नियम के अनुसार। ठीक है सर, इस नियम के अनुसार क्या होने वाला है? अरे आग लगा देंगे, टेंशन मत लो। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, या कुंडली बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। कुंडली की जगह मैं बंद परिपथ लिखूंगा क्योंकि आगे हर जगह बंद परिपथ का यूज होगा। ठीक है, बंद परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। लाइन पे ध्यान देना, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है, बस वही चीज़ हमें यहाँ अपनानी है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, या बोल सकते हो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ध्यान देना। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं भाई? कौन बताएगा परिभाषा इसकी? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की। ठीक है सर, चुंबकीय फ्लक्स, ओके, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, हाँ सर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है सर, ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। चलिए मैं समय दर लेता हूँ, समय दर के बराबर होता है। समय दर के कैसा होता है बेटा? बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है सर, आपने लिख दिया, हमने समझ लिया। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ये। तो ये स्टेटमेंट हो गया कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। हो गया। अब ये माइनस चीज, यानी कि माइनस चिन्ह जो है वो क्या बताना चाह रहा है आपको? ये बताता है जो चीज जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। और यहाँ पर ये देखना है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल
किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? मेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, बताओ किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? अबे जब इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना, जब इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। ये लाइन पे ध्यान देना। तो जो चीज जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, मतलब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि इसी की वजह से ये उत्पन्न होता है। आप लिख सकते हो जहां माइनस चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, जहां माइनस चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है कि जो मेरे पास ये ई है, ई मतलब है, ई है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, शॉर्ट में लिख दिया बेटे मैंने, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, परिवर्तन का विरोध करता है। ये लाइन पे ध्यान देना, विरोध करता है, ठीक है सर, आगे बढ़ा दो। अच्छा, अगर कुंडली में यानी कि परिपथ में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, ये तो केवल एक फेरे के लिए, अगर फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो एन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। ए इस टाइप से देखो, यदि लिख दे जाऊँ, यदि परिपथ में, यदि, ठीक है, परिपथ में, ओके ओके ओके, फेरों की संख्या, फोकस करना बेटे, फेरों की संख्या, ठीक है, यदि परिपथ में फेरों की संख्या कितनी हो, जल्दी बताओ फास्टली, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, कैपिटल एन हो तो, ठीक है, तो E इक्वल टू माइनस के एन डी फाई बी अपॉन डी टी। अच्छा, एन को मैं अंदर ले जाऊं, बोलो ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा। फैराडे के नियम में कोई चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझ में ना आए। तो डी एन फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगले लेक्चर में मैं इस पॉइंट का भी यूज करूंगा कि यार ये एन फाई बी क्या है। जल्दी बताओ ये एन फाई बी क्या है, समझ में आया? प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र या इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ठीक है। एन फाई बी को लाइन पे ध्यान देना, इसीलिए मैंने इसका यूज करा है, एन फाई बी को, ठीक है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, ठीक है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं। राइट, ओके सर, ओके। तो इस तरह से ये छोटी मोटी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। एक खास बात और, ये जो नियम है ना, ये जो नियम है यानी कि प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं बेटे? न्यूमैन का नियम। ध्यान देना, न्यूमैन का नियम, ये लाइन पे फोकस करना, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम बोला जाता है इसको, यानी कि जो फैराडे का प्रथम नियम है उस प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ये लिख लेना, ठीक है। यानी कि प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। बताओ फैराडे के नियम में क्या समझ में नहीं आया? जो चीज़ जिससे उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है, यही क्या है? इसका सेकंड लॉ है। चलिए पहला लॉ खत्म करते हैं, इसका सेकंड लॉ आता है मेरे पास, सेकंड नंबर आता है भाई, सेकंड लॉ हमारा आ जाता है SECOND, ठीक है, सेकंड लॉ। चलिए सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है? द्वितीय नियम। भाई इस नियम को हम लेंज का नियम कहते हैं। अब फैराडे हुए नहीं हुए चोर साइंटिस्ट, फैराडे जो है चोर साइंटिस्ट, प्रथम नियम, न्यूमैन के नियम को इन्होंने प्रथम नियम दिया और लेंज के नियम को इन्होंने दूसरा नियम दिया। लगा लो, अपने खुद के नियम दी थे। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने जो है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बताया, डिस्कस करा, और प्रेरित धारा के बारे में डिस्कस करा, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में डिस्कस करा। इसीलिए फैराडे का नाम बहुत बढ़ चढ़ कर लिया जाता है इस चैप्टर में, मतलब चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सेकंड लॉ का क्या मतलब है? यानी कि इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली में प्रेरित या किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव इस प्रकार होती है, या की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। ये ध्यान देना, यानी कि किसी बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। और ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है, ठीक है, यानी कि इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लिख दे रहा हूँ मैं, छोटा सा नियम है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ओके सर, इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली में आप परिपथ ले सकते हो। चलिए मैं बंद परिपथ लेता हूँ, किसी बंद परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ
में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फोकस करें लाइन पर, प्रेरित वी वा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, वाह बल पे पेड़ चढ़ा वाह बनता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, अथवा प्रेरित धारा, ठीक है, फोकस करें लाइन पर, अथवा प्रेरित धारा, ठीक है सर, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, की दिशा, ठीक है, सदैव इस प्रकार होती है, सदैव इस प्रकार, ओके, इस प्रकार होती है, सदैव इस प्रकार होती है कि वह, सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण, कि वह उस कारण का विरोध करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, लाइन पे ध्यान देना, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, फोकस करें ठीक से, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, एम राइट, बोलो राइट, ठीक है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है, कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, राइट। और इस नियम को, दिस लॉ इज कॉल्ड लेंज लॉ, ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं भाई हम, लेंज का नियम भी कहते हैं, LENZ, ठीक है, इस नियम को लेंज लॉ भी कहते हैं, ठीक है, चलिए, इस नियम को लेंज का नियम भी बोलते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है लेंज का नियम लिखिए और ये किस सिद्धांत पर आधारित है। बताओ बेटे, लेंज का नियम तो मैंने बता दिया कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। अब आपको ये बताना क्या है, अब आपको ये बताना है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी बताओ फास्टली भाई, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका एक ही आंसर होगा और वो होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान देना, तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है, ठीक है। ये लाइन पे फोकस कर लो ठीक से, चाहो तो लिख लो, वरना फैराडे के नियम दो हो गए हमारे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब जो चीज़ है वो हमें कुछ ड्राइव करना है, फैराडे के नियम से ड्राइव करना। चलो देखते हैं वो क्या चीज़ है। पहले यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, कंप्लीट कर दें इसको, इरेज कर दे रहे हैं भाई। BSc में पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करके आना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछता है वो, यानी कि जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में वो 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के देगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपसे एक बार ही पूछ लेगा, 2 या 3 क्वेश्चन आ वा सा करके दे सकता है, 3 भाग दे सकता है क्वेश्चन के, ठीक है। या फिर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगा तो पूछ लेगा भाई 25 नंबर है आपके, सोच लो, ठीक है। ज़िंदगी बदलने वाली है ये नियम पढ़ के, 25 नंबर पक्के बिल्कुल। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं प्रूफ। भाई प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है मुझे कर्ल ऑफ बी वेक्टर, कर्ल ऑफ बी वेक्टर नहीं, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन डेल टी। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है, पर करना कैसे है, ये दिमाग लगाना है बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ जाओगे, इतना बड़ा नहीं है, आराम से क्या कर लोगे। यानी कि कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। चलो, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक परिपथ मान लो, परिपथ मान लें, माना एक बंद परिपथ ऐसे, और वो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है तो क्या होगा, उस परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो देखते हैं वो कितना होगा। पहले ये चेक कर लेते हैं। तो पहले मान लो कि माना, ठीक है, माना एक बंद परिपथ, कोई डायग्राम नहीं है इसका ज़्यादा बड़ा, माना एक बंद परिपथ, अपने पास से बना सकते हो, माना एक बंद परिपथ, ठीक है, ऐस है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर प्रेजेंट है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है, जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्या है बेटे स्थित है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित। अब कहानी शुरू हो गई, माना एक बंद परिपथ ऐसे जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है,
तब इस परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तब इस परिपथ से गुजरने वाला, ध्यान देना, जब इस परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, इस परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ओके। अच्छा, इस परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, अरे बड़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझ जाओगे। तो वो होता है फाई बी, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल यानी कि पृष्ठ समाकल, ठीक है, पृष्ठ समाकल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एस वेक्टर की जगह आप ए वेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो पृष्ठ समाकल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इसको बोलते हैं पृष्ठ समाकल यानी कि सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर ली। अच्छा मैं अब आगे बढ़ाऊँ थोड़ी सी कहानी। अब आपको पता है एक लाइन पे विशेष तौर पे ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलो बंद समाकलन बोल सकते हो क्योंकि परिपथ हमारा क्लोज लिया हमने, या इसको बोलोगे आप लीनियर, ये ध्यान देना है, लीनियर इंटीग्रल यानी कि रेखीय समाकल। तो इसमें जो है जमीन आसमान का अंतर होता है, ये पृष्ठ समाकल होता है और ये रेखीय समाकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा ना इधर करके लिख लो, ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, ई इक्वल टू रेखीय समाकल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, आराम से समझो चीज को। तो ये ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल जो होता है, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कैसा होता है, बराबर होता है। कुंडली में उत्पन्न या बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र का, या आप बोल सकते हो किसी बंद परिपथ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल जो होता है वो उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। ये लाइन में है लिखने वाला हूँ क्योंकि बड़ी ज़रूरी है कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिख रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा रेखीय समाकल होता है, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल जो होता है, ठीक है सर, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित, शॉर्ट में कर दिया बेटे मैंने ना, तो ऐसे लिखोगे कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल प्रेरित वैद्युत वाहक या विद्युत कर दो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के होता है, बल के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और ई फैराडे के नियम से आपने पढ़ा कि जो ई होता है वो भाई माइनस के डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर भी तो होता है, माइनस के डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर भी तो होता है। इसका मतलब है ये तीनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो लीनियर इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी टी, और मेरे पास कितना था बेटे, फाई बी, यानी कि इसको अभी ऐसे रहने दो, इसको अभी ऐसे रहने दो, डी फाई बी, एम राइट, बोलो राइट, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जहाँ फाई बी है वहाँ पे मैं ये लगा दूंगा, ठीक है, यानी कि समीकरण एक से, समीकरण एक से ले लो बेटे। समीकरण एक से मैं क्या करने वाला हूँ कि इस फाई बी की जगह मैं ये रख दूंगा उठा के, चलो रखो। तो लीनियर इंटीग्रल, ठीक है, ई वेक्टर इंटू जो डी एल वेक्टर है वो बराबर किसका होगा बेटे, माइनस के डी अपॉन डी टी, फोकस करना है ठीक से, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, वी वेक्टर और इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी एस वेक्टर। और दिस इज ए, ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ फैराडेस लॉ, यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास, फैराडे के नियम का समाकलन रूप है, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये क्या बेटे, फैराडे के नियम का समाकलन रूप है या समाकल रूप है, ठीक है। ओके सर, ओके, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये क्या चीज़ है, आप लिख सकते हो कि सर ये जो है ना, यह है, ठीक है, यह
फैराडे के नियम का, ठीक है, यह है फैराडे के नियम का, ठीक है सर, ये फैराडे के नियम का समाकलन रूप है या समाकल रूप है, ठीक है, समाकल रूप है। ओके, ये फैराडे के नियम का समाकल रूप है। तो मैंने क्या काम करा, समीकरण 1 से 5b की जगह, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल b वेक्टर इंटू ds वेक्टर की वैल्यू रख दी है, यानी कि 5b का मान रखने के बाद हमें ये मिला, और ये क्या, फैराडे के नियम का समाकलन रूप है। अब एक पॉइंट और है, परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप 2 प्रकार से कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना, ठीक है, यानी कि परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 2 प्रकार से बदल सकता है। अब कैसे बदलेगा वो भी देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, समाकल रूप निकाला, इसके बाद में अब अवकल रूप निकालेंगे। अवकल रूप ये कर देगा प्रूफ, ठीक है, अवकल रूप ये कर देगा प्रूफ। चलो ध्यान दो बेटे जरा ध्यान से, परिपथ से गुजरने वाला, फोकस करना ठीक से, परिपथ से गुजरने वाला, परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान, परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, मान वो 2 प्रकार से, फोकस करना है, परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 2 प्रकार से बदल सकता है, 2 प्रकार से बदल सकता है, अच्छा वो 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं आप बताओ। पहला प्रकार होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो मैंने बी वेक्टर लिया ना, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ओके, चुंबकीय क्षेत्र जो मेरे पास बी वेक्टर को स्थिर रखकर, ठीक है, परिपथ की स्थिति बदलकर, पहला पॉइंट ये होगा, स्थिति बदलकर, ठीक है सर। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट यही मेन पॉइंट है, इसमें देखो मैंने क्या काम करा, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को स्थिर रखा और परिपथ की पोजीशन चेंज कर दी। इसमें जो है परिपथ को मैं स्थिर रखूंगा, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, परिपथ को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर को बदलकर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को बदलकर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को स्थिर रखकर परिपथ की स्थिति बदलकर, परिपथ को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को बदलकर। अब राइट, ओके सर, मैं ज़्यादातर डिस्कस करूंगा इसके बारे में, इसका ज़्यादा कोई काम है नहीं, इसे ऐसे रहने दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, तो मैं जो हूँ इस पे जाऊंगा। जब परिपथ को स्थिर रखा जाता है, ध्यान देना, जब परिपथ को क्या करते हैं हम, जब परिपथ को स्थिर रखा जाता है, कहीं किसी नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, यही क्या है, आपके नोट्स हैं। कभी सोचो कि यार नोट्स ढूंढते फिर रहे हो कि नोट्स मिल जा, हमें नोट्स मिल जा, कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपके नोट्स हैं। जब परिपथ को स्थिर रखा जाता है, ध्यान देना, जब परिपथ को स्थिर रखा जाता है तब क्या होता है कि तब जो समय इंटीग्रल होता है ना, ये वाला, ये तुम देख रहे हो ना, ये जो टाइम इंटीग्रल है, यानी कि टाइम इंटीग्रल नहीं, टाइम अवकलन है, समय अवकल है ये, तब समय अवकल, ये अवकल है बेटे, समय अवकल डी लिख दे रहा हूँ मैं, समय अवकल कौन सा है, ये डी अपॉन डी टी, ठीक है, आंशिक, ठीक है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकल में बदल जाता है, ठीक है, आंशिक अवकल में बदल जाता है। मैंने क्या लिया, मैंने इसको छोड़ के ये वाला लिया कि जब परिपथ को स्थिर रखा जाता तब समय अवकल डी वाई डी टी जो है वो आंशिक अवकल में बदल जाता। कैसे बदलता, चलिए उठा कर रखते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, अरे यार ऐसे करके करो, समाकल, ये आ गया मेरे पास ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू माइनस के सरफेस इंटीग्रल मैंने बाहर लिया, डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी टी मैंने अंदर कर लिया, डेल डी टी, और डी एस वैक्टर ऐसे रहेगा क्योंकि इससे मैं बोल रहा नहीं है, ये ध्यान देना, सिर्फ मैंने बोला कि डेल अपॉन समय अवकल डी अपॉन डी टी आंशिक अवकल में बदल जाता, तो ये आंशिक अवकल होता है डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर कौन सी बनी मेरे पास, फर्स्ट ये वाली बनी है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बन गई है। ओके चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, ले ले स्क्रीनशॉट पक्का, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखना मैं किस तरह से लाता हूँ इस चीज़ को, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इतना बड़ा नहीं, बस हो ही चुका, थोड़ा सा और रह गया, हो ही चुका है।
वो इत्तेफाक से आ बैठे पास मेरे, मेरा सारा सफ़र कमाल हो गया। है भाई, ऐसे ऐसे पॉइंट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। चलो देखते हैं अब क्या होगा। आपने कभी पढ़ी होगी स्टोक्स प्रमेय, पढ़ी है स्टोक्स प्रमेय से, ठीक है, स्टोक्स प्रमेय से, हाँ पढ़िए सर। क्या होती है ये स्टोक्स प्रमेय? होती है लीनियर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। आप यहाँ पे सी का यूज़ कर सकते हो, सी मतलब क्लोज, ठीक है, मतलब कि परिपथ बंद है हमारा। ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, कर्ल ये ई वेक्टर, तो इधर भी क्या था हमारा ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई बेटा? थर्ड। अब देखो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट, यानी कि जब आप समीकरण सेकंड एंड थर्ड की करो, सेकंड एंड थर्ड की जब आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड तथा थर्ड कि क्या करने पर बेटे? इसको एक और लगा दो कि तुलना करने पर। चलो तुलना कर दो, तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड तथा थर्ड की क्या करने पर बेटा? तुलना करने पर। करो तुलना जरा सही करके, ठीक है, करो जरा सही करके। कैसे करोगे भाई? समीकरण सेकंड तथा थर्ड की तुलना करने पर। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों भी हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर कर दूँ मैं? कैसे करूँ? हाँ, इन दोनों को बराबर कर दो। चलिए, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू माइनस के, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। ये हमारा आ गया, इधर एस लगा दो, आ गया। अब देखो यानी कि ये जो इक्वेशन मैंने ली है ये सभी सतहों के लिए सत्य है। लिख दो यहाँ पे, यह है इक्वेशन, यह है समीकरण सभी सतह या पृष्ठों के लिए सत्य होती है, सभी पृष्ठों के लिए सत्य होती है, ठीक है। यह इक्वेशन सभी पृष्ठों के लिए सत्य होती है। इसीलिए मैं क्या काम करूँगा, इस इंटीग्रल को ख़त्म कर दूंगा, डी एस वेक्टर ख़त्म कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा खाली कर्ल ई वेक्टर, ठीक है, इंटू डी एस वेक्टर हटा दिया मैंने, ठीक है, बराबर कितना जाएगा मेरे पास? माइनस के डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी। या एक तरीका और है करने का, इस माइनस वाले को बराबर के लगाओ, काय में आगा प्लस में आगा, समाकलन कॉमन ले लो, डी एस वेक्टर कॉमन ले लो, बाद में इधर को भाग में ले जाओ, खत्म कहानी। लेकिन मैंने लिख दिया ये समीकरण सभी पृष्ठों के लिए सत्य है, इसलिए समाकलन टू समाकलन खत्म, डी एस वेक्टर टू डी एस वेक्टर खत्म, बचेगा कर्ल ई वेक्टर और इक्वल टू माइनस डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है, ये बचा हमारा, ठीक है। अब कर्ल को आप लिख सकते हो इस टाइप से भी, यानी कि, ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल वी वेक्टर अपॉन में क्या जाएगा बेटा? डेल टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही सिद्ध करना था, ठीक है, लिख दो, यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। तो डेल यानी कि कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी हो गया था ना। अब अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, इस वाले को इधर लेकर आओ, ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से ये एस कॉमन ले आ जाएगा तुम्हारे पास, पृष्ठ समाकलन कर्ल आ जाएगा तुम्हारे पास ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर भी कॉमन मिल जाएगा मुझे, प्लस के खाली इतना मिलेगा, ये डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है, इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। इन दोनों को भाग में लेके जाओ, क्योंकि ये क्या तुम्हारे पास सभी पृष्ठों के लिए सत्य है, यानी कहने मतलब ये है कि सुरक्षित होते हैं, इन दोनों को खत्म, तो बात बोल जाएगी लौट फेंक के। मैंने शॉर्ट में कर दिया, कोई दिक्कत ना है ना। चलो, और हमें क्या करना था? यही सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे प्रूव्ड होता है, कर लोगे ना इस चीज़ को, तो फैराडे के नियम कवर करो और ये चीज़ प्रूव करो, तुम्हारे 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।